आरोप प्रतिरोध की बड़ी जंग, जनता से लेकर हर पार्टी के कार्यकर्ता तक पहुंचेंगे हमारे सवाल। सवालों के जवाब भी होंगे और सवाल भी होंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जवाब कौन देगा और कितना संतुष्ट हमें कर पाता है। चलिए पंकज जी, थोड़े से तीखे सवालों से शुरुआत करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आपकी सरकार में बैठे हुए कुछ कैबिनेट मंत्री, चाहे वो शाहपुर से भी हो, उनके दबाव से भी कार्य जो वो रोका जा रहा था, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। समय का कोई पता नहीं होता, वक्त की सुई आगे पीछे आती रहती है। बीजेपी के कर्ता होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ जो आपको मुंडन करवाना पड़ा? आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, ऐसा क्यों? आप खुद एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आम जनता जो है वो तो काफी दूर। किंतु वो भी एक बड़े हैं, मेरे माँ के समान है। तो मैडम को एहसास हुआ कि मैंने अपने प्यार में कहीं कमी छोड़ी थी। अब दोबारा जाकर वो प्यार मांग रहे हैं। प्यार जरूर मिलेगा, लेकिन 2022 में वहाँ के लोग प्यार देंगे। उस प्यार का इंतजार मैं भी करूँगा। एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चला हुआ था फेसबुक पर, जिसमें लिखा गया था कि शाहपुर का अगला एमएलए कौन होगा। उसमें आपका जो नाम है सबसे आगे, हालांकि इससे पहले कुछ एक और नेता थे, उनका नाम पहले था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वोट लिस्ट की बात करें तो उसमें आपका नाम था। लोगों का इतना प्यार और स्नेह, क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने आत्मदाह तक की धमकी दे दी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उस रोड का कोई अता पता नहीं है। इस पर क्या करना चाहेंगे? आगे क्या शाहपुर में आने वाला खुद को एमएलए मानते हैं या फिर अभी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सी तैयारी करनी है? हाँ, यदि मेरे ऊपर आरोप लगाने हो कृपया करके अपना जो वजूद भी ठीक रखना, क्योंकि मेरे पास आरोपों की फाइल पड़ी हुई है। हाँ, आरोप प्रतिरोध की बड़ी जंग, जनता से लेकर हर पार्टी के कार्यकर्ता तक पहुंचेंगे हमारे सवाल। सवालों के जवाब भी होंगे और सवाल भी होंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जवाब कौन देगा और कितना संतुष्ट हमें कर पाता है। सवाल होंगे जनता से जुड़े हुए मुद्दे के। जनता से जुड़े हुए सवाल सीधा पूछेंगे कार्यकर्ताओं से। दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सच का खुलासा करेगी हिम एक्सप्रेस टीवी। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी आप सभी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर, अपने वीडियो जर्नलिस्ट संदीप शांडिल जी के साथ। आज खास बातचीत करेंगे जोगिंदर सिंह पंकज, जो कि पंकु कांगड़िया के नाम से फेमस है, और सीधी बातचीत करते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले हिम एक्सप्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो आपसे सर ज़रूर जानना चाहेंगे, पंकु कांगड़िया के नाम से आप फेमस है, ये आपके पीछे कांगड़िया किस वजह से लगा है, क्या वजह है इसकी? कांगड़िया शब्द एक्चुअली मेरे एक मित्र साथी थे जो हमारे मध्य में नहीं रहे हैं। जब मैं ऊपर धान था, उनकी डेथ हो गई थी। लड़का था, एक युवा साथी मेरा बहुत करीबी मित्र था, तो उसने प्यार से नाम कांगड़िया रखा था, क्योंकि भरमौर वाले भरमौरिया लगाते थे। और एक कांगड़ा शब्द जो मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म कांगड़ा में हुआ है, इसलिए हमने कांगड़िया रखा था। चलिए पंकज जी, थोड़े से तीखे सवालों से शुरुआत करते हैं। पिछले कल एक मुद्दा हुआ था, शायद एक छोटा मुद्दा की था, ज़रूर उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सीधा आप ही से जानेंगे कि आखिरकार पिछली रात को क्या हुआ। पिछली रात की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन दिन में जो हुआ उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक्चुअली एक बरनेट टू घेरा सड़क का विषय बहुत काफ़ी 4 माह से चल रहा है। यूँ तो वो लगभग 18 साल से चल रहा है, किंतु 4 माह से 12 जुलाई को जब जो हादसा हुआ था, उसके कारण कैंट नाला के पास जो लैंड बह गई थी, तो कोई भी अल्टरनेट धारकंदी क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं रहा था। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप मीडिया वाला का, आपका भी, और जितने भी अन्य चैनल जितने भी है, जिनका पूरा सहयोग हमें मिला था। और एक आंदोलन हुआ था जब सरकार को हमने झुकाया था, क्योंकि 198 से ऊपर लोगों ने वहाँ पे मुंडन भी करवाया। बहुत सारी घटनाएं उस समय घटित हुई थी, और सरकार की तरफ से हर दिन समय दिया जा रहा था कि आज करेंगे, कल करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ झारखंडी के युवा साथियों का, जिनके सहयोग से, प्रेस के सहयोग से और प्रशासन के अधिकारियों के, कर्मचारियों के सहयोग से हमारी जीत हुई थी, जिसमें 3 क्लियरेंस हमें मात्र 4 माह के अंतर्गत मिली थी। किंतु कुछ समय पहले, यानी 1 सप्ताह पहले, जब हम डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब से मिलने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के लोगों के द्वारा कुछ समय पहले जिला के माननीय जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी का भी घेराव किया गया था, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा भी उनके मध्य में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, युवा साथी। तो जब हमने सीएम साहब का घेराव करना था, मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का घेराव गग्गल एयरपोर्ट में करना था, तो जिला के माननीय हमारे उपायुक्त कांगड़ा की तरफ से, एसपी कांगड़ा की तरफ से एक आग्रह किया गया कि हम आपके इस कार्य को, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के अंतर्गत कच्चा कार्य कर सकते हैं, सोमवार को शुरू कर देंगे। लोग खुश थे, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव नहीं किया। किंतु आश्चर्य हुआ जब हम पिछले कल बरनेट में इंतज़ार करते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी वहाँ पर PWD विभाग का ना अधिकारी पहुँचा, ना कोई कर्मचारी पहुँचा।
पहुंचा और ना ही वहाँ पे कोई गाड़ी पहुंची। जब पूरे दिन की घटना हम माननीय डीसी साहिबान के मध्यम में भी रखी, पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों के पास गए, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे थे। बाद में एक सुनने में मिला, और ये सच्चाई है, प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वो वहाँ पर कार्य नहीं कर पाए। और मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि राजनीतिक दबाव ना करें। उसके बाद क्योंकि जहाँ पे जो हमारा सेकंड फेज क्लियरेंस मिली थी, तो डीएफओ जी का कहना है कि वहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते और कच्चा ट्रैक बना सकते हैं। तो युवा साथियों के जन सहयोग से और श्रमदान से वहाँ पर कच्चा ट्रैक 870 मीटर जो बनाया गया है, किसी भी प्रकार का पेड़ वगैरह वहाँ पे नहीं काटा गया। इसके लिए मैं धारकंडी के युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजनीतिक दबाव की आपने बात कही है, कैसे और कौन ये दबाव डाल रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट करें जरा। देखो, राजनीति जो प्रदेश सरकार में मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं जहां पर 4 सीटें हारी थी, सरकार ने भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझी और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने भी नैतिक जिम्मेवारी समझी कि सभी के कारण जो सरकार हारी हुई है। किंतु सरकार की तरफ से अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि काम में किसी भी प्रकार की ढील न बरती जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आपकी सरकार में बैठे हुए कुछ कैबिनेट मंत्री, चाहे वो शाहपुर से भी हो, उनके दबाव से भी कार्य जो वो रोका जा रहा था। और यदि मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि हम माननीय मंत्री जी के व उनके कुछ चहेते जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, समय का कोई पता नहीं होता, वक्त की सुई आगे पीछे आती रहती है। एक उनका कोई सहयोगी है जिसके द्वारा बार बार अधिकारियों को फ़ोन किए गए थे, और यदि वो चाहते हैं कि कोई जाँच करवानी है तो मैं फ़ोन डिटेल भी निकाल सकता हूँ, कब कब किस पीडब्ल्यूडी एक्शन को फ़ोन किया गया, यहाँ के जिला के आला अधिकारियों को, नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन पिछले कल सभी अधिकारी भावुक हो चुके थे और अपनी जो नैतिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करने से पहले सरकार के दबाव में थे। पंकज जी, इसके अलावा बात करते हैं, अगर माफ़ कीजिए पिछले कल तो नहीं, लेकिन आप खुद एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कर्ता होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ जो आपको मुंडन करवाना पड़ा, आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, ऐसा क्यों? आप खुद एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आम जनता जो है वो तो काफ़ी दूर है। मैं कार्यकर्ता भी हूं और जिला में एसटी समुदाय का सचिव भी हूं। और जो ये धारकंडी का विषय था, चाहे हमारा नीचे की बात करूं, मैं रैत की, हमारे बनोही की, हमारे अनसुई गांव की, वहाँ पर भी 12 जुलाई को काफ़ी हादसा हुआ था। उसके कारण जो वो वहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। रही बात कार्यकर्ता की, जो आंदोलन किया गया, मुंडन करवाया गया, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हर सूचना नहीं पहुंचती है। लेकिन निचले स्तर पर कुछ ही जो नेता लोग जो है कहीं ना कहीं घृणा करते हैं कि हमारे कोई कार्यकर्ता आगे ना बढ़े, और जो जेन्युइन समस्या है उसको दरकिनार करके कुछ चहितों को लाभ दे रहे हैं। उसी कारण जो सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। चलिए, वो तो था आपका पर्सनल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि शाहपुर में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा आपको गुंडा कहा जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों? आपने ऐसा क्या किया जो सीधे तौर पर आपके लिए इस तरह के शब्द जो हैं वो प्रयोग में लाए गए? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और माननीय मंत्री साहिबान से आग्रह किया था कि उन शब्दों को वापस ले, माफ़ी मांगे, किंतु वो भी एक बड़े हैं, मेरे माँ के समान है, उन्होंने इशारे में कह दिया था कि कोई नहीं, कई बार बच्चे गलत होते हैं, कई बार माँ बाप गलत होते हैं, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि एक अच्छे कार्यकर्ता को जो जनता की मांग को करे, मांग को मनाने के लिए सरकार को आग्रह करे, व प्रशासनिक अधिकारियों को निवेदन करे, यदि उनको उनके नज़रिए में यदि वो गुंडा समझते हैं, तो मेरे ख्याल से शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो अच्छा कार्य करने के लिए सरकार से मांग करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी वो गुंडा मानते हैं। इतनी सी बात कहूँगा कि मैडम जी से आग्रह भी करता हूँ, मंत्री महोदय जी से निवेदन भी करता हूँ, कृपया करके शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान दें, इस प्रकार की टिप्पणी ना करें। वो दिन दूर नहीं, कहीं ये गुंडा शब्द जो है वो कहीं ना कहीं उनको हानि प्रदान करा दें। बिल्कुल, और इसी से जुड़ता हुआ सवाल एक और रहेगा, इसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल है, आपको ये भी कहा गया था कि आप जो है अगर सरकार से कोई भी बात मनवाना चाहते हैं तो प्यार से बात करिए, इस तरह से सरकार से बातें करके अपना काम नहीं करवाया जाता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यदि प्यार की बात कर दो, प्यार तो धारकंडी के लोगों ने इतना प्यार किया, लगभग 15 साल से उन्हीं से प्यार कर रहे हैं। ना तो मनकोटिया जी से प्यार कर रहे हैं, ना ही केवल सिंह पठानी जी से प्यार कर रहे हैं, और ना ही पंकु कांगड़ी से प्यार कर रहे हैं। इतना प्यार लगभग 15 सालों से रहा, लेकिन उस प्यार को मैडम ने दरकिनार किया। लेकिन जब लोगों ने मांग की, जब लोगों ने अपना विराट रूप दिखाया, तो मैडम को एहसास हुआ कि मैंने अपने प्यार में कहीं कमी छोड़ी थी। अब दोबारा जाकर वो प्यार मांग रहे हैं। प्यार ज़रूर मिलेगा, लेकिन 2022 में वहाँ के लोग प्यार देंगे। उस प्यार का इंतज़ार मैं भी करूँगा और माननीय मंत्री महोदय जी भी करेंगे।
इसी के साथ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चला हुआ था फेसबुक पर, जिसमें लिखा गया था कि शाहपुर का अगला एमएलए कौन होगा। उसमें आपका जो नाम है सबसे आगे, हालांकि इससे पहले कुछ एक और नेता थे, उनका नाम पहले था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वोट लिस्ट की बात करें तो उसमें आपका नाम था। लोगों का इतना प्यार और स्नेह, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसके लिए मैं तमाम युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ। शाहपुर विधानसभा से जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे महिला शक्ति है, हमारी बहनों के समान जो दीदियाँ हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना सहयोग दिया। बहुत से कर्मचारियों ने भी वहाँ पर वोट डाले थे। लेकिन जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के बारे में मुझे लास्ट टाइम में पता लगा था कि ये सर्वे हो रहा है, और वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट भी पढ़े थे। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के नेता नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कृपया करके, मैं इस टाइम शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 8 का पार्षद हूँ, और शाहपुर विधानसभा की 13 पंचायतें मेरे अंतर्गत आती हैं। सभी लोगों ने जो सहयोग दिया, शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत जो जिला परिषद क्षेत्र है, वहाँ की जितने भी पंचायतें जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शाहपुर की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, और ज़्यादातर मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो सर्वे कर रहे थे। किंतु जब किसी की हार हुई उसमें, तो कहीं ना कहीं कमेंट ऐसे हुए कि बिकाऊ मीडिया कभी बिकाऊ नहीं है। ये बिकाऊ शब्द जो यूज़ करते हैं, कृपया करके उन कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि ये बिकाऊ शब्द छोड़ दें, और जो जनता का प्यार जो है वो मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग कमेंट उल्टा सीधा भी कर रहे थे, उनसे भी निवेदन रहेगा, आप अपना प्यार उसी प्रकार रखें, लेकिन पंकु कांगड़िया के दिल में आपका प्यार बहुत अलग से रहेगा। धन्यवाद। लगभग कितना वोट बैंक की बात करते हैं तो कितने वोट आपको आए थे उसमें? देखो मैडम, मैंने तो पिछले कल देखा था तो 2100 कुछ थे, और आज तो मुझे वैसे टाइम नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वोटिंग की। और सच्चाई ये कि शाहपुर विधानसभा के लोग इतना प्यार दे रहे हैं। स्पेशली धन्यवाद धारकंडी का है, और निचले क्षेत्र का, जिला परिषद क्षेत्र के एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ लोग जो इधर उधर रहते हैं शाहपुर विधानसभा से, जो बाहर अपना कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने भी अपना वोट दिया था, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप धारखंडी से संबंध रखते हैं, और धारखंडी जो बरनेट टू घेरा रोड है, जिसके लिए काफ़ी हंगामा जो है किया गया, और कहीं ना कहीं जायज़ भी था, क्योंकि लोगों की जो ज़रूरतें थी, मूलभूत सुविधाएं वहां से जुड़ी हुई थी। सड़क के बिना शायद ही आप और हम इस तरह से सुविधाओं से वंचित रहकर रह सकते हैं। इतना बड़ा आपके द्वारा यहाँ पर डीसी ऑफिस के बाहर मुंडन करवाया गया, लोगों ने आत्मदाह तक की धमकी दे दी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उस रोड का कोई अता पता नहीं है। इस पर क्या करना चाहेंगे, आगे क्या किया जाएगा? लगभग 4 माह में 3 फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें मिली है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो रही बात मुंडन करवाने की, तो मुंडन करवाने के बाद 3 उपलब्धियां हमें मिली हैं। 3 फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें मिली है, और मेरे ख्याल से 17 या 18 तारीख को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो केस लास्ट फाइल गई हैं, क्योंकि वहाँ पर राजनीति बहुत तरह से की गई। राजनीति ऐसी की गई कि वहाँ पर मौके पर 70-80 पेड़ हैं, लेकिन कागजों में 340 पेड़ जो दिखाए गए हैं, तो 340 पेड़, 70 पेड़ से ऊपर जो क्लियरेंस जो मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती हैं। उम्मीद है 17-18 को वहाँ पर पेशी है। 11वें नंबर पर हमारा केस का स्थान गया है, और 1 माह के अंतर्गत खुशी की लहर वहाँ पे मिलने वाली है। मुझे जिला के आला अधिकारियों के ऊपर, पूरे प्रशासन के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा आगे की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है, क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे जनता की सेवा के लिए? मैं पहले पंचायत उप प्रधान था, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो पंचायत प्रतिनिधि को मुश्किल होती है, चाहे वो पंचायत में विकास कार्य के प्रति हो, क्योंकि लोगों में अलग अलग भावना होती है कि काम नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रतिनिधि को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं एक चीज़ से खफा हूँ। प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी है, जिसको मैं माँ के समान समझता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह रहेगा, एक पक्षपात लोगों से किया जाता है। हमारे पंचायती राज मंत्री ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी मंत्री भी पूर्व में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से थे, अभी हमारे जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिनिस्टर वो भी ग्रामीण क्षेत्र से, हमारे वन मंत्री भी ग्रामीण क्षेत्र से। मेरा उनसे निवेदन है कि जिन क्षेत्र से आप वर्तमान में मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वहाँ पर क्या है कि ग्रामीण जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, क्योंकि बेसिक नीड जो है वो अपना मजदूरी करके भी लोग अपनी कमाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिहाड़ी 203 रुपये है, शहर में दिहाड़ी 303 रुपये है। कहीं ना कहीं पक्षपात मनरेगा के अंतर्गत भी किया जा रहा है। ओबीसी समुदाय के ऊपर मैंने ये हमारा जो जिला परिषद का चुनाव था तभी मैंने ये मुद्दा रखा था, माननीय गवर्नर साहब के पास भी हमने पिछले माह ये मुद्दा रखा है। ओबीसी समुदाय के साथ बहुत सारा अत्याचार होता है, और ओबीसी समुदाय के बहुत सारे लीडर जो वो अभी पेंशन भी ले रहे हैं, किंतु पता नहीं क्यों विधानसभा में चुप रहते हैं। हमारे ओबीसी समुदाय के लोगों को जो वो हर साल जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, बार जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। बहुत सारे युवा साथी दिल्ली रह रहे हैं, चंडीगढ़ रह रहे हैं, उन्हें मात्र एक ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो वो घर आकर हर साल में जो पटवारी के चक्कर, सेक्रेटरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। आजकल के समय में
लड़के भी काफ़ी पढ़े हैं, लड़कियां भी काफ़ी पढ़ी हैं, तो कईयों के ससुराल मायके दूर है तो ससुराल भी दूर है। तो यदि 1 साल के बाद यदि वेरिफिकेशन करानी है तो एक लड़की को, विवाहित लड़की को अपने मायके के पक्ष से जाना पड़ेगा, सेक्रेटरी के पास, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, आकर ससुराल के पटवारी के पास, सेक्रेटरी के पास, तहसीलदार के पास। कहीं ना कहीं लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रदेश सरकार से हम आग्रह करेंगे अतिशीघ्र कृपया करके ये प्रमाण पत्र जो वो लाइफ के लिए वैलिड किया जाए। हाँ, जब नौकरी की बात होती है तो हम तब जो इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर लिया जाए। उसी प्रकार हमारे जनजातीय लोगों के साथ है। यदि मैं चंबा की बात करूं, वहाँ पर एसटी समुदाय को एक समान रखा गया है, लेकिन जिला कांगड़ा के हमारे गद्दी समुदाय के नेता भी पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। चाहे वो हमारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हो, चाहे हमारे विष्ट में हमारे संगठन मंत्री बैठे हो, पता नहीं क्यों चुप हैं। यहाँ पर 13 जातियाँ हैं गद्दी समुदाय में, जिसमें 7 जातियाँ स्वर्ण जाति में रखी गई, 6 जातियाँ वो निम्न रखी गई हैं। कहने को जब चुनावी माहौल हो तो एसटी है, उसके बाद अलग अलग समुदाय में उनको बांटा गया है। इसके लिए मेरा गवर्नर साहब से भी हमने आग्रह किया है। पूर्ण उम्मीद है कि अगले माह तक हमें जीत मिलने वाली है। साथ में बेरोजगारी का विषय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय है। यदि मैं बात करूं, हमारा शाहपुर में जो कॉलेज है, आश्चर्य होता है इतने सारे बच्चे वहाँ पर साइंस के स्टूडेंट वहाँ पर है, लेकिन फिजिक्स की बात करूं तो एक लेक्चरर वहाँ पर है जो लगातार कंटिन्यू क्लासें करके भी उनका टाइम पूरा नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार से आग्रह है वहाँ पर भी फिजिक्स का एक लेक्चरर अलग से दिया जाए। अंत में चलते चलते एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। शाहपुर में आने वाला खुद को एमएलए मानते हैं या फिर अभी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सी तैयारी करनी बाकी है? तैयारियां करने बहुत सारी बाकी है, और एमएलए शब्द जो जीवन में अपने साथ में कभी प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन माता गुणे के ऊपर विश्वास है, शीतला माता के ऊपर विश्वास है, कपारू नाग के ऊपर विश्वास है, और सबसे बड़ा विश्वास हमें है शाहपुर की जनता के ऊपर, गरीब महिलाओं के ऊपर, ग्रामीण लोगों के ऊपर, पढ़े लिखे युवा साथियों के ऊपर। और ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और इतना मैं कहना चाहता हूँ 2022 में बदलाव ज़रूर होगा। और एक बात ये है कि जब मेरा जिला परिषद का चुनाव था, मैं रोया बहुत था। रोया इसलिए था क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। अभी तो कहते हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता, ये हमारे सफाई है। जब चुनावी दौर था तो मंत्री महोदय जी ने पूरा जोर लगा दिया था कि पंखु को नीचे करो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी जोर लगाया था। अकेले कमरे में रो रो कर हमने जो वो जनगणना की थी कि वोटिंग कहाँ से होगी। मेरे जिला परिषद क्षेत्र के 2000 की लीड मैंने ली थी। जब मैडम ने बोला कि ये गुंडा है, और शाहपुर के लोगों ने अपने लोगों को छोड़कर 1500 वोटों से जितवा दिया। मैडम जी, यदि मेरे से आपने इतनी घृणा रखनी तो कृपया करके मेरी वोटिंग लिस्ट भी चेक कर लें। 2000 के मार्जिन से मैं जीता था। शाहपुर की जनता के ऊपर, जिला परिषद की जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है, और उम्मीद है कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार एग्जिट पोल जो हमारा सर्वे रिपोर्ट में हम आगे आए हैं, मैं संगठन से भी आग्रह करूँगा कृपया करके सोच समझ कर आगामी पारी खेले। इसी से जुड़ता हुआ सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। बार बार मंत्री पर, शाहपुर के मंत्री पर जो है उनका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर बीच में आ रहा है। उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शायद उनके द्वारा होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं होते। कमी कहाँ आ रही है, क्या मानते हैं? कार्य हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो रहे हैं, हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। यदि मैं बात करूं, जैसे बरनेट और घेरा रोड के ऊपर जैसे पिछले कल जो कार्य हुआ, उसके बाद भी रात को भी काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन किए गए। मंत्री के कुछ शहीदों ने भी किए, हो सकता है मंत्री ने भी किए, मैं पूर्ण कह नहीं सकता, लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे एक स्तोबरी एरिया है, वहाँ पर एक परिवार है जिसे करीबन 300 मीटर का ट्रैक बनाया गया है, और आश्चर्य इतना है कि एफआरए के अंतर्गत वहाँ पर वो जो हमारे धारा 133 के अंतर्गत गद्दी समुदाय के अंतर्गत वहाँ पे एक आबादी शुरू की गई कि यहाँ पे ट्राइबल के लोग रहते हैं, उनके लिए रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मात्र एक होटल के लिए वहाँ पे रास्ता बनाया गया, जिसमें विधायक निधि भी लगी हैं। मेरे पास कागज़ भी पड़े हुए हैं। इस प्रकार की यदि उन्होंने गलतियाँ की है, हाँ, यदि मेरे ऊपर आरोप लगाने हो तो कृपया करके अपना जो वजूद भी ठीक रखना, क्योंकि मेरे पास आरोपों की फाइल पड़ी हुई है। हाँ, ये सत्य है, माननीय मुख्यमंत्री के खातिर हम कुछ बोलते नहीं हैं, और जिस दिन बोलेंगे तो आपके पास इतनी बड़ी फाइल रख देंगे कि कहाँ पर क्या क्या हुआ है। और ये सत्य है कि शाहपुर की जनता को दरकिनार किया जा रहा है। अनसुई की सड़क का इतना बुरा हाल है। रजौल में जो हादसा हुआ, वहाँ पर आज तक प्रोटेक्शन बाल नहीं लगाई गई। 10 लाख से ऊपर डीसी साहब ने अपनी तरफ से दिए थे, लेकिन उसको खर्चने के लिए भी पीडब्ल्यूडी विभाग पीछे रह रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर पूरा दबाव है। सर, आपको नहीं लगता दोनों एक ही पार्टियां हैं, दोनों बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, फिर ये नोकझोंक क्यों, एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप क्यों लगते हैं? वक्त जो भी है आए दिन एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं हो सकता कि आम जनता की भलाई के लिए मिलकर काम किया जाए? यदि आरोप लग रहे तब काम हो रहे हैं, यदि आरोप नहीं लगते तो मेरे ख्याल से वो काम नहीं होते। जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, मैडम
अतिशीघ्र उसको सोल्व करने का भी प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्रेक भी लगा रहे हैं। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो हम तो तालमेल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूरियां उन्होंने रखी है। अभी भी टाइम काफ़ी है, दूरियां ख़त्म करें, पास आकर बैठे और जो हमारा एक भाईचारा है वो सदैव बनकर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी मुद्दे के अनुसार झारखंडी के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। ये सत्य बात है। झारखंडी की आवाज़ पंकु कांगड़िया बैठा हुआ है, कभी भी उन लोगों को के साथ अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए जान देनी पड़ेगी। मैं सदैव जान देने के लिए तैयार हूँ। शाहपुर विधानसभा के लोगों के लिए मैं एक मैसेज कहना चाहता हूँ, कृपया करके आने वाले समय में ये ज़रूरी नहीं किसी को वोट करें, सोच समझ कर वोट करें, हिसाब मांगे उसके बाद वोट करें, चाहे पार्टी जो मर्जी हो। अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? अंत में चलते चलते माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करता हूँ, जो मैंने मेन विषय कहे हैं उन विषय के ऊपर सरकार से आग्रह भी करेंगे। बेरोजगारी बहुत सारी है। मैं कुछ दिन पहले बीडीओ कार्यालय कांगड़ा में गया था। मैडम, मुझे एक आश्चर्य हुआ कि बीडीओ साहब ने मेरे को एक बात कही कि जिला परिषद जी आप पानी पियोगे? मैंने उन्हें बोला नहीं। बोले यदि आप हाँ कर देते तो पानी मुझे पिलाना पड़ना था। मैंने ऐसी बात क्यों है? मतलब बीडीओ कार्यालय में पीएन तक नहीं है। वही हाल सुलह में है जहाँ पे हमारे विधानसभा स्पीकर बैठे हैं, वही हाल शाहपुर विधानसभा में। बेरोजगारी तो इन्होंने रखी हुई है, लगभग 1 लाख से ऊपर पीएन जो है वो खाली पड़े हुए हैं। कृपया करके सरकार वहाँ पर उनको जो कमी को पूरा करें, बेरोजगारी खत्म हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेवार है। इसको मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा भी करता हूँ। सर, बेरोजगारी की आपने बात कही है, महंगाई भी अभी तक जो अब इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो गिरा दिए गए हैं, लेकिन जो तेल सब्जी का भाव है वो अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। उस पर क्या कहना चाहिए? सरकार मंथन कर रही है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मंथन ठीक होगा और आने वाले समय में जो महंगाई कम होगी। ये सत्य है, महंगाई बहुत सारी है और वो एक समय ऐसा था जब हम ही जो वो सड़क में घूमते थे कि सिलेंडर इतना हो गया, पेट्रोल इतना हो गया। मैंने भी कुछ दिन पहले विरोध किया था सरकार से कि कृपया करके महंगाई को सस्ता करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पेट्रोल में कमी लाई गई है। और ये सत्य है कि जहाँ पर कांग्रेस के जो राज्य हैं वहाँ पर महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल भी बैट कम नहीं किए गए। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने बैट कम किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय महंगाई कम होगी। यदि महंगाई कम नहीं की तो 2022 नज़दीक है लोग, क्योंकि आजकल के समय में लोग बहुत जागरूक हैं। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है 4 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी को सीधे तौर पर नालायक कहती है। इस पर क्या कहना चाहिए? उनके पास तो आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। यदि मैं शाहपुर से चलूँ, यदि मैं बैजनाथ पहुँच जाऊँ, यदि मैं कांगड़ा पहुँच जाऊँ, यदि मैं हमारे मंडी पहुँच जाऊँ, तो इनके पास मुख्यमंत्री 12 चेहरे हैं। मुझे तो लगता है आने वाले समय में यदि कांग्रेस हारेगी तो उसका कारण मुख्यमंत्री चेहरा ही होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इनका चेहरा एक शिमला से भी आने वाला है जो कहीं लोगों को पता नहीं है, और वो दिल्ली से चेहरा आएगा, एक महिला नेत्री होगी, जहाँ तक मुझे पूर्ण उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस यदि कहे कि हम मुख्यमंत्री लेकर आएंगे, वैसा कहीं नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, हार के ऊपर मंथन करेंगी। यदि मंथन करती है और आने वाले समय में ये सत्य है कि चुनाव में जो टिकटें दी जाएंगी, यदि सोच समझ के टिकटें देंगी तो सरकार पुनः से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी की अगुवाई में अच्छी तरह से आएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी कुछ एक गुटों में बटी हुई है, पार्टियों में आपस में बनती नहीं है? आपको नहीं लगता ऐसे? इनके गुट कमरों में है और कांग्रेस के गुट सड़कों में, इतना सा फर्क है। कमरों के गुट जो शांति से हल हो सकते हैं, लेकिन जो सड़कों के गुट जो है वो कहीं हल नहीं हो सकते। काफ़ी आपस में खींचातानी है, चाहे वो इस बार उपचुनाव थे। ये सत्य है, ये कांग्रेस ने जीती है, ये महंगाई की मार जीती है। ये लोगों ने महंगाई के ऊपर वोटिंग की थी। यदि ये महंगाई कम हो जाएगी तो सरकार जीतेंगी। कांग्रेस को वोट नहीं डले, ये महंगाई के कारण लोग खफा थे। यदि मंडी की सीट जो आ रही है लोटा के ऊपर वोट की गई, क्योंकि राजपूत समुदाय के लोगों ने उस वोटिंग में बहिष्कार करते हुए लोटा को वोट दिया था, नोटा को वोट दिया, उसके कारण ये कामयाबी हुई है। महंगाई के वोट दिए गए, कांग्रेस को वोट नहीं दिए गए। लेकिन अगर आपको नहीं लगता बीजेपी अगर महंगाई पर नियंत्रण रखती तो शायद इस बार जो है बीजेपी ही आगे रहती? कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं कदमदार किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। और यदि महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया होता तो शायद जीत पक्की होती। हमने तो मंडी में भी जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, लेकिन छोटी छोटी बातों को वो भी नहीं सुनते हैं। फिर भी मैं आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री जी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और अनुराग जी का सहयोग रहेगा, नड्डा जी का अगुवाई में सब कुछ ठीक होगा। तो अब जो है किस तरह से तैयारियां रहेंगी 2022 के लिए? कैसे बीजेपी जो है तैयारियां कर रही है? मंथन जोरों से है और सभी जगह जो वो मीटिंगें की जा रही हैं। उम्मीद है महंगाई भी कम होगी और सरकार जो वो रिपीट होगी। सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है, संगठन के ऊपर पूर्ण विश्वास है। लेकिन संगठन के कुछ लोग हैं जो कार्यकर्ताओं में कहीं नज़रअंदाज करते हैं, उसके कारण भी ये हार हुई है। लेकिन हो सकता है शायद आगे आने वैसे मजबूत हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर खास बातचीत के लिए। दोस्तों, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, कड़े सवाल दोनों से किए जाएंगे। आम जनता की भलाई के लिए उनसे जरूर सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रदेश की हर अपडेट के लिए हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ जरूर बने रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त पूजा कपूर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे इस तरह से और तीखे सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।